नमस्कार दोस्तों, जनता कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का विज्ञान का पेपर आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर ये जो पेपर है आपके 48 मार्क्स का आया है और यहाँ पर ये जो पेपर है ये 2 घंटे 45 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर हम इसके हिसाब से क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन ब, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, पाथवों में जाइलम उत्तरदायी है। तो पाथवों में जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए, यानी कि ऑप्शन अ यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके ऑप्शन अ, यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो है वो एमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन अ जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों के पैकेट में उपचयन से बचाव हेतु इनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इनमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये चैप्टर नंबर 1 विकृत गंधिता टॉपिक में ऐसे ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन आया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, अपच का उपचार करने के लिए डैश जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो कौन से दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें है ये आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, यानी कि पादपों में जो जल की हानि होती है उसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय अपघटक कहलाते हैं। फिर आगे आ जाएगा आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 से, यहाँ पर ये आपके ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर आपके ट्रू है तो ट्री लगाना है और अगर फॉल्स है तो एफ लगाना है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लोर क्षार अपरिक्रिया में एनोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये जो है फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर एनोड पर हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्लोरीन गैस होगी, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 2 से पूछा गया है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। तो 11 में यहाँ पर ये है ट्रू। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म की आयु का निर्धारण फॉसिल डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। ये भी यहाँ पर आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13, गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या यानी कि आर फोकस दूरी से दोगुनी होती है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दोगुनी नहीं होती है, यहाँ पर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से दोगुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये भी आपका ट्रू है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 से है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर CaOH2। ये बिना बुझा चूना होता है, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा अधिक होती है। और जो बुझा हुआ चूना होता है वो होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, वो होता है चूना पत्थर। फिर आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 16, किन्हीं दो गंधीय सूचकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते थे। ये जो क्वेश्चन है आपके, इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक तो यहाँ पर आपका प्याज और या फिर वनीला, ये दो गंधीय सूचक आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम लिखिए। तो ये भी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ये होगा प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना होती है माँ से। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने किया। ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर नंबर 9 से है। क्वेश्चन नंबर 19, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। तो ये चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 20, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। यहाँ पर जो है 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रियाओं में उपयुक्त उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी थी और उनके उदाहरण देने थे, जैसे स्पष्ट रूप से इनका अंतर जो है यहाँ पर स्पष्ट हो जाता। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 21 जो है इसमें संयोजन जो अभिक्रिया होती है, ये इसमें होता है कि दो या दो से अधिक
अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं और वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक जो है टूटकर अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपके परिभाषाएं हो जाएंगी, उदाहरण अपने हिसाब से आपने किया ही होगा। फिर आगे है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर है, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 से जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये सारे 2 मार्क्स के हैं, जो कि थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। आगे यहाँ पर आया है आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है बैलेंस इक्वेशन करनी थी। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है Fe2O3 प्लस Al यानी कि एल्यूमिनियम, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनता है Fe प्लस Al2O3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं Fe जो है वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल था तो यहाँ पर 2 लगा देंगे आप, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर Al2 है और यहाँ पर अकेला था तो यहाँ पर भी आप 2 लगा देंगे, इससे आपकी बैलेंस इक्वेशन ये कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड है विकृत गंधिता किसे कहते हैं, 22 का सेकंड है। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ का जो पदार्थ का उपचयित होना, यानी कि जो खाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनका अगर उपचयन हो जाता है तो उसको अपन विकृत गंधिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये चैप्टर आपके है 9, मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब विरोधी या तुलनात्मक लक्षणों वाले 2 शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तब वो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और इस नियम को मेंडल का प्रभाविता नियम कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर 9 से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, बुक में आपको मिल जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, ये भी चैप्टर 9 से पूछा गया क्वेश्चन है, समजात एवं समरूप अंगों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर लिखिए। तो समजात अंग क्या होते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे, ये चैप्टर 9 में है, आपको मिल जाएगा। आधारभूत संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में जो है ये भिन्न भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पक्षी है, जल स्थल चर के जो प्राणी हैं वो हो जाएंगे। और समरूप अंगों में यहाँ पर जैसे इसकी परिभाषा हो जाएगी, आधारभूत संरचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य करने में एक समान होते हैं, जैसे कि चमगादड़ और पक्षी के पंख। तो इस तरह से ये आपका इसका आंसर हो जाएगा समजात और समरूप अंगों का। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, ओम का नियम, चैप्टर 10 से चैप्टर 12 से पूछा जा रहा क्वेश्चन है। तो ओम का नियम क्या होता है आप जानते होंगे, वैसे तो सबसे इजी पार्ट रहता है ये, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट भी रहता है। और यहाँ पर इसकी जो परिभाषा होगी वो हो जाएगी, तार के 2 सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है परंतु ताप समान रहता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, V = IR इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आगे इसी में क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित दिए गए परिपथ में युक्ति x एवं y का नाम लिखिए। तो यहाँ पर युक्ति ये y है और ये वाली x है। तो यहाँ पर x में आप जानते ही होंगे a जो है, यानी a लिखा हुआ होता है, ये a मीटर होता है। और यहाँ पर जो प्रतिरोध के साथ में जुड़ा हुआ होता है वो यहाँ पर आपके v होता है, यानी कि वोल्ट मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वोल्ट यानी कि V का मान आपको दिया हुआ है 220 और यहाँ पर आपको I का मान भी दिया हुआ है 0.5। आपको R का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए सूत्र हो जाएगा V/I यानी कि 220/0.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो R का मान आपके आ जाएगा यहाँ पर 440 ओम। इसका मतलब जो यहाँ पर प्रतिरोध लगेगा बल्ब में वो 440 ओम होगा। ये क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर 12 से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, पारितंत्र की परिभाषा लिखिए। किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह दर्शाने के लिए ब्लॉक आरेख खींचिए। तो पारितंत्र की जो परिभाषा होगी ये हो जाएगी आपकी, सभी जीवों का भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होना ही पारितंत्र कहलाता है। और यहाँ पर जो आपके जो आरेख है वो ये वाला आपके बनेगा, ये आपने देखा होगा बुक में जब आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा। यहाँ पर उपभोक्ता आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर उत्पादक आ जाएगा, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और लास्ट में तृतीयक उपभोक्ता। इस तरह से आपकी सीरीज बनेगी। फिर आ जाता है आपके यहाँ पर आगे वाले क्वेश्चन पार्ट सी में। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसमें है आपका मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, पहला पॉइंट है। तो 28 क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 6 से पूछा जा रहा है, तो मानव हृदय का इसमें आपको चित्र बनाना है। उसके बाद सेकंड को पूछा जा रहा है, मानव शरीर में प्लेटलेट्स का अनुरक्षण में क्या उपयोग है। तो यहाँ पर मानव शरीर में प्लेटलेट्स का जो अनुरक्षण होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लेटलेट्स जो है वो क्या काम करती हैं। तो प्लेटलेट्स का काम होता है जो शरीर में रक्त स्राव हो जाता है, यानी कि खून का बहना जो होता है उसको उसमें रुधिर का थक्का बनाकर उसके मार्ग को जो है ये अवरुद्ध कर देता है, जिससे कि खून ज़्यादा नहीं बहता, यानी कि आपका जो रक्त है वो ज़्यादा नहीं बहे। इसलिए प्लेटलेट्स का ये काम होता है, तो इसलिए ये इनका उपयोग भी हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है, ये चैप्टर 6 में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसी में 28 का,
मानव शरीर में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा। इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कणिकाओं में स्वर्ण वर्णक के रूप में पाया जाता है। फिर आगे आपके पार्ट डी, इसमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन है अथवा में दिए गए हैं, आपको उनमें से एक क्वेश्चन करना है। तो जैसे कि यहाँ पर 29 क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इसमें पहला पूछा जा रहा है पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो पीएच स्केल जो है इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है, जैसे हम पीएच स्केल भी कहते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आता है यहाँ पर इसी में आपके ये सेकंड पॉइंट, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि इसमें जो है बहुत आसान आंसर है, ये भी चैप्टर 2 से है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि जो शुष्क HCl होती है यानी कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है, उसमें H+ आयन जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। जबकि अगर इसी तरह में अगर आप जलीय हाइड्रोक्लोरिक गैस या फिर जलीय क्लोरीन लेते हैं तो या एसिड लेते हैं, तो यहाँ पर आपके लिटमस पत्र का रंग जो है वो बदल जाएगा, लेकिन शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस से नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहना चाहता है कि लिटमस पत्र के रंग को बदलने के लिए H+ आयन का उत्पन्न होना जरूरी है। फिर है यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर इसमें CaOH2, यानी कि बिना भुजा चूना होता है, वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, यानी कि CaOCl2 बनाता है। फिर आ जाता है आपका चौथा पॉइंट, बेकिंग पाउडर के 2 प्रमुख घटक लिखिए। तो यहाँ पर चौथे में इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड जो है इसके 2 प्रमुख घटक होते हैं बेकिंग पाउडर के। अथवा में यहाँ पर 29 में एक और दिया हुआ है, इसमें से आप यानी कि आप पहले ये वाले 4 कर सकते थे, फर्स्ट जो पीछे दिया था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में से 4 को कर सकते थे, या फिर आप इन चारों को कर सकते हैं, इन तीनों को कर सकते हैं 29 के लिए। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये मैचिंग दिया हुआ है, यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर मैच करना है। जैसे कि संश्लेषित सूचक, तो संश्लेषित सूचक इनमें से कौन है? मेथिल ऑरेंज जो है वो संश्लेषित सूचक है, यानी कि अ का हो जाएगा डी। फिर ब में प्रबल अम्ल यहाँ पर H2SO4 हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। फिर स उदासीन लवण, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपके उदासीन लवण में NaCl नमक, और यहाँ पर जो द में दुर्बल क्षार वो हो जाएगा आपके NH4O4। ये हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर आता है सेकंड, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका नाम लिखना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि वॉशिंग सोडा जो है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3.10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाता है। इससे जो है कठोर जल को मृदु किया जा सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है 29 का, विरंजक चूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र अभी हमने यहाँ पर जो है थर्ड में अपने पूछा गया था कि विरंजक चूर्ण बनता कैसे है, इसी से हम बता सकते हैं CaOCl2। ये जो हो जाता है विरंजक चूर्ण का, इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं CaOCl2। और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा आपके यहाँ पर CaSO4.12H2O, यानी कि जल का आधा कण। तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इस तरह से यहाँ पर 29 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है आपके 1/v + 1/u = 1/f। सेकंड है आवर्तनता किसे कहते हैं? आवर्तनता का यहाँ पर जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना ही आवर्तनता कहलाता है। इस तरह से आवर्धनता की यानी कि मैग्निफिकेशन की परिभाषा हो जाएगी। थर्ड है, यदि आवर्धनता धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये हो जाएगी आभासी और सीधा हो जाएगा। फोर्थ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर यानी कि माइनस में हो जाएगी, क्योंकि अवतल दर्पण पे है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर उल्टा और आवर्धित यहाँ पर इसकी प्रकृति हो जाएगी। और यहाँ पर जो दर्पण है वो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई प्रतिबिंब बनती है। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपके इसके आंसर हो जाएंगे। अथवा मैं यहाँ पर इसी तरह से आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 30 था, ये चैप्टर 10 से पूछा गया क्वेश्चन है।
इसी तरह से अथवा में चैप्टर 10 से वापस ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, और यहाँ पर आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको भी यहाँ पर आसानी से पता चल सके कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको मिल गए होंगे। तो आप इसी तरह से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, और भी वीडियोस मैं इसके डालता रहता हूँ, हाफ ईयरली एग्जाम के और भी होने वाले हैं जो मैं डालता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।